हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पाथफाइंडर क्लासेस। तो जैसे कि हम लोग नाइन्थ क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, भूगोल। और हमने कल क्या किया था कि भूगोल के फर्स्ट चैप्टर यानी कि भारत की स्थिति, आकार और स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये नाइन्थ क्लास के भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर है। क्या, कौन सा है? सेकेंड चैप्टर है। और ये जो सेकेंड चैप्टर है, ये कौन सा चैप्टर है? इसमें हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि जो भारत की फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आपको पता है कि ये जो क्लास चलता है ये एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड वालों लोग के लिए भी और भी अदर बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज होता है। हर किताब में भारत की जो भौतिक स्वरूप होगी उसके बारे में तो अलग अलग नहीं होगा, एक ही बातें होती है। तो कोई भी यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, आप पढ़ सकते हो। तो ये भारत का भौतिक स्वरूप एनसीईआरटी बुक की है। और ये ज्योग्राफी भूगोल का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बता दूं बात कि एक आपका एक और चैनल है, आयान स्टडी क्लासेस। ओके, इस क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करिएगा आयान स्टडी क्लासेस, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन जाए तो आपके मोबाइल पे पहले जा सके। ओके, और इस पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के भी कोई बच्चे हो तो इस पे जाके वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पे मैथ, जो जीके जीएस होता है, और जितने भी भूगोल के, इतिहास के, नागरिक शास्त्र के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे भी मिसलेनियस टाइप पे आपको मिलेंगे। तो जाके ये भी चैनल है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए हम चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, ये क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भारत की जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है। पहले आप आइए इस पिक्चर पे। ओके, अब हम पढ़ते हैं इस पिक्चर के बारे में। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में आपने भारत के कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, भारत के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था, और भारत की जो स्थिति थी और आकार था उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो उसमें आपको मैंने एक वर्ल्ड के मैप पे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देशों के बारे में भी बताया था। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें वो पूरे वर्ल्ड यानी कि अर्थ पे दिखाया गया था आपको, लेकिन यहाँ पे उस अर्थ के मैप को यानी ग्लोब को ओपन करके दिखाया जा रहा है। तो ये आपके कॉन्टिनेंट है। इसमें बहुत सारे देश तो दिखाए नहीं जा रहे हैं, वैसे क्लास और भी आएंगे जो कि कैसे, किस पे क्लास रहेगा, वो एक एक देश पे क्लास रहेगा। आपको हर वीडियो दिया जाएगा, इस चैनल पे भी आएगा, आयान स्टडी क्लासेस जो है उस चैनल पे भी जाएगा। यानी कि दोनों चैनल पे ना ऐसे वीडियोस आएंगे। अलग अलग देशों के बारे में आपको उसके फिजिकल्स के बारे में बताया जाएगा। भारत की डीपली जितनी भी होगी फिजिकल स्थिति, ये भी अलग अलग करके छोटे छोटे वीडियो में आपको बताए जाएंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्या हो, अच्छे से क्लियर हो। ओके, तो ये जो आप पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड की मैप में क्या है, आपकी कॉन्टिनेंट दर्शाया गया है, इसमें आपको देश नहीं दिखाया गया है। मैं आपको एटलस के बुक से भी पढ़ाऊंगा। आपको 2-3 दिन के बाद हम आपको एटलस का बुक जो होता है ना, उसमें जो मैप होता है, मैं उस मैप के अकॉर्डिंग आपको इस चैनल के थ्रू भी पढ़ाया जाएगा, और जो आयान स्टडी क्लासेस है उस चैनल पे भी आपके वीडियोस जाएंगे। ओके, उस पर अलग वीडियोस रहेगा थोड़ा, इस पर थोड़ा अलग वीडियोस रहेंगे। तो देखिए, ये जो आपका मैप है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? वर्ल्ड का। इसमें आपको कॉन्टिनेंट दिखाए जा रहे होंगे। क्या दिखाया जा रहा है? कॉन्टिनेंट। और ये जो कॉन्टिनेंट है ना, आप देखिए, आपको कितने कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया था? 8 कॉन्टिनेंट के बारे में। वैसे तो आपको 7 कॉन्टिनेंट अभी पढ़ने हैं, लेकिन एक नया कॉन्टिनेंट आपका, जो कॉन्टिनेंट का मतलब महादेश, महादेश का क्या हुआ है, 8वें महादेश का खोज किया गया है। और स्टूडेंट, ये जो 8वां महादेश है ना, ये कौन सा है? मैं बता दे रहा हूं आपको, ये है जीलैंडिया। कौन सा है? जीलैंडिया। आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि 8वां जो हमारा महादेश है वो कौन सा है?
जीलैंडिया। कौन सा है स्टूडेंट? जीलैंडिया। ओके, चलिए मैं आपको विस्तार में इस मैप को समझा रहा हूं पूरी तरीके से कि इसमें क्या चीज दिया हुआ है। देखिए, मैं पहले चलता हूं, अगर हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले अपना प्यारा भारत को देखते हैं कि पूरे मैप में आपका प्यारा भारत कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये कंडीशन जो हिमालय रेंज है, ये हमारा प्यारा भारत है। ओके, ये जो प्यारा भारत है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में, कि भारत जो है ना, ये क्या है, एशिया का दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि दक्षिण की तरफ है। दक्षिण यानी कि साउथ एशियन कंट्री है, ये दक्षिण एशियाई देश है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये जो दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, ये कॉन्टिनेंट कौन सा कॉन्टिनेंट आता है आपको पता है? एशिया कॉन्टिनेंट आता है। ये यूरेशिया प्लेट था पहले, क्या था? यूरेशिया प्लेट। मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट चैप्टर में, दो पॉइंट आपको मैंने दो पिक्चर्स में मैंने थोड़ा सा इधर कटा हुआ दिखाया हुआ था। तो ये देखिए, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये जो प्लेट है ना, यहाँ देखिए आपको प्रशांत महासागर ये प्लेट आपको दिखेगा, दिख रहा है ना। मैं देखिए ये रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले जो क्लास थे ना, उसमें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। और ये हमारा क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट यहाँ भी है। तो जब इस मैप को आप सर्कल करिएगा ना, तो ये वाला जो पार्ट है इससे टच कर जाएगा। किससे टच करेगा? इससे टच कर जाएगा। ओके ना। तो ये जो पार्ट है, इधर से ये यहाँ पे पार्ट पड़ रहा था। मैंने आपको एक और बात बताया था उत्तर कोरिया के बारे में, कि उत्तर कोरिया यहाँ से जब दाग रहा था अपने बारूद को, तो अमेरिका की क्यों जल रही थी? अमेरिका क्यों जल रहा था वहां पे? अमेरिका की क्या फट रही थी? क्योंकि यहाँ से जो है ना आपका क्या नाम है, उत्तर, यहाँ पे देखिए उत्तर अमेरिका, सॉरी उत्तरी कोरिया जो है, यहाँ से जो नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, ये किम जोंग तानाशाह के बारे में तो सुने हैं। ये किम जोंग एक ऐसा व्यक्ति है ना, ये अपने फूफा, अपनी गर्लफ्रेंड, किसी को नहीं छोड़ता है। अपने फूफा को तो कुत्तों से कटवा दिया था, पागल कुत्तों के बीच में भेज दिया था। एक उसका ऑफिसर था ना, उसके भाषण के दौरान उसकी नींद थोड़ी सी लग गई, आंख लग गई, तो उसको तोप से उड़वा दिया था। और अब तो वो हद ही पार कर देता है। जब कोरोना वायरस अभी उसके कुछ देशवासियों को हुआ, 2-3 पर्सन को हुआ था, तो उसको देश में आने से पहले ही गोली से उड़वा दिया था। इतना वो क्रूर है। ये क्या कर रहा था? हाइड्रोजन बना बना के परीक्षण करके ये कितनों देशों को परेशान कर रहा था। जापान को परेशान कर दे रहा था, इधर रसिया तो परेशान था ही, आपका अमेरिका परेशान हो जा रहा था इससे। तो अमेरिका की इसलिए जल रही थी क्योंकि इसके पास में ही है, उत्तर कोरिया के पास में है अमेरिका। यहाँ पे आपका उत्तर कोरिया पड़ा, और यहाँ से देखिए कितना पास में पड़ेगा, यहीं पे ना ये पड़ रहा है हमारा। क्योंकि इसको मोड़िएगा आप, जब इसको फोल्ड करिएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट से टच करेगा पीछे की तरफ से, तो अमेरिका क्या होगा? बगल में ही आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा हंसा हंसा के पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके दिमाग में क्या हो, कंसेप्ट अच्छे से चला जाए। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया रसिया, यूरेशिया। ये जो भारत है ना, तो भारत का यहाँ पे देखो, भारत का बेटा यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, कहा जाता है ना। बांग्लादेश इसका पोता हो गया। अब आप देखते हैं क्या यहाँ पे, कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश है। मैं आपको फ्रैंक तुरंत बता दे रहा हूँ। देखिए, आपका पहले प्यारा भारत आप रखिएगा भारत को, फिर चाइना हो गया, म्यांमार है आपका, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, ये रसिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं ना आपको एशिया में मिलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम आते हैं यहाँ पे। आपको ये दिखा होगा यहाँ पे कि यूराल पर्वत आता है। देखिए, ये यूराल पर्वत है। ये क्या है? यूराल पर्वत। आपको क्वेश्चन बार बार आता है क्या, कि एशिया कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से, यानी कि एशिया महादेश को यूरोप महादेश से कौन सा पहाड़ है या पर्वत है जो अलग करता है? वो है यूराल पर्वत। ओके ना। हम आते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपका ये अफ्रीका प्लेट है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। आप आते हैं यहाँ पे, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया आपका आ गया। ये जो रास्ते हैं ना, ये रास्ते सब जाने के हैं, व्यापार करने के रास्ते हैं, इसमें कोई बात ही बात नहीं है। ये आपका उत्तर अमेरिका आएगा। ये उत्तरी अमेरिका में आपको 3 देश आता है, मैंने आपको बताया था। आप मतलब थोड़ा यहाँ पे अपने से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जैसे कि यहाँ पे अलास्का हो गया, ये उत्तर अमेरिका का पार्ट होता है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया, आपको यहाँ से ये इस्थमस बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है, सेपरेट होता है आपका दक्षिण अमेरिका प्लेट जो है उत्तर अमेरिका प्लेट से।
ओके ना। ये आपका ग्रीनलैंड के दौरान आता है। ये क्या है, हमारा ग्रीनलैंड है। ये आता है, ये जो छिटपुट है ना, ये सब कनाडा वाले देश हैं। क्या है, कनाडा वाले देश हैं। ये मैक्सिको आपका नीचे से आता है, ये सब मैक्सिको का पार्ट आता है, और इधर आपका यूएसए पड़ जाता है, और ये अलास्का इसी का पार्ट आता है। कनाडा इधर भी है थोड़ा। कनाडा बहुत बड़ी देश है। कनाडा जो है ना, बहुत बड़ा देश है। ओके। यहाँ पे आपका अर्टिका प्लेट है, जो कि ये भी हमारा क्या है, बहुत ही बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए व्हाइट कलर का दिखाया जाता है इसको। और ये जो है ना, यहाँ पे लोग सरवाइव नहीं करते हैं। यहाँ पे अपने अपने परीक्षण केंद्र बनाए जाते हैं। ओके, तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को देखते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, अब क्या जानते हैं भाई, चलिए तो जानो, पढ़ोगे तब ना जानोगे। भारत क्या है, विभिन्न स्थल कृतियों वाला एक विशाल देश है। क्या है, बहुत सारे स्थल कृति है यहाँ पे। कहाँ पे, भारत में। और ये बहुत ही बड़ा विशाल देश है। ओके ओके, तो ये क्या है, हमारा भारत जो है, ये बहुत ही बड़ा स्थल कृतियों वाला विशाल देश है। अब जैसे कि दे रहा है कि आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। हम भारत में तो बहुत क्षेत्र है, स्थल कृतियों वाला क्षेत्र, लेकिन हम किस क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। ये तो बच्चों वाली बातें हैं भाई। क्या कर रहे हैं, आप परिचित होंगे। अब जैसे कि दे रहा है कि क्षेत्र के निवासी जो तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों में भली भांति परिचित होंगे। अगर आप पहाड़ी वाले एरिया में है तो आप वहाँ से परिचित होंगे, वहाँ की स्थितियों से। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भारत में क्या है ना, कि सारी प्रकार की जो भू आकृतियां है वो यहाँ पे पाई जाती है। जैसे पर्वत मैदान, पर्वत भी पाए जाते हैं भारत में, मैदान भी पाया जाता है, मरुस्थल भी पाए जाते हैं, पठार और द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की स्थल कृतियां है फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां कैसे बनी है, आखिर ये कैसे बन गई है। ओके, तो यही हम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जो आकृतियां है वो कैसे बन गई है। ओके ना। अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है। अब शैलों का मतलब क्या होता है, रॉक, पत्थर, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं और जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। बहुत सारे पत्थर शैलों से तो हुआ है वो। कुछ जो सेलखड़ी की तरह क्या होती है, मुलायम होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है कुछ जो शैलें हैं, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, टेलकम पाउडर में करते हैं। बोला नहीं जाता, आप मूवी का भी देखते होंगे तो जब हीरो क्या होता है, विलेन को मारता होगा तो क्या बोलता है, अरे इसकी तो मार के क्या कर दिया, इसके हड्डी को टेलकम पाउडर की तरह कर दिया। ओके, तो यहीं पे दे रहा है कि कुछ जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, टेलकम पाउडर की तरह बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। आप देखते हैं अलग अलग जगहों पे जो है ना, मृदा की रंग भी अलग होती है। अब मान के चलिए कि हम लोग बिहार में, तो बिहार की मृदा कुछ और है, लेकिन आप वही झारखंड में चले जाइएगा ना, तो यहाँ पे रेड सॉइल ज़्यादातर मिलता है। क्या मिलता है, रेड सॉइल। महाराष्ट्र में जाइएगा तो आपको ब्लैक सॉइल आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की मिट्टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्या, कि क्योंकि मृदा जो है ना विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। मृदा क्या होती है, विभिन्न प्रकार के शैलों से ये बनी होती है। ओके ना, विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। अब जैसे कि दे रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि क्या आप कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है कि आखिर क्यों ये होता है। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण की विभिन्नता के कारण होते हैं। ये जो विविधताएं हमारे पाए जाते हैं ना, ये सब जो मिट्टियां होती है, पत्थर जो होते हैं ना, इनकी विविधता के कारण नहीं होता है, इनके भिन्नता के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या देखेंगे दोस्तों, कि भारत एक विशाल भूभाग है। क्या है, भारत एक बहुत ही बड़ा भूभाग है, यहाँ पे विशाल भूभाग है, बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका निर्माण जो है ना विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। किसके द्वारा, भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। अब ये भूगर्भीय काल क्या होते हैं, अंदर से कुछ बाहर आता है, और जिनमें इसके उच्चवाचों को क्या करता है, प्रभावित किया है। और भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चवाचों का निर्माण संशोधन हुआ है। यानी कि जो हमारे अपक्षय होते हैं, जिसको हम इरोजन बोलते हैं, अपर्दन, इरोड करना, तथा निक्षेपण के कारण जो है ना वर्तमान में कुछ उच्चवाचों का निर्माण तथा संशोधन हुए हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे दिया हुआ है अभिसारी सीमा,
ठीक है, अपसारी सीमा, और यहाँ पे रूपांतरण सीमा। आपने पढ़ा होगा अभिसारी लेंस, ऊपर की तरह उठा रहता है उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, सॉरी धंसा रहता है, और अपसारी का मतलब थोड़ा सा उठा होना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नहीं, अभिसारी में उठा रहता है, तो ये मेंटल है हमारा प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, और यहाँ पे अपसारी परिसीमा हो गया, और ये रूपांतरण यानी कि सेम रहता है एकदम। आपको मैंने इसके बारे में तो पढ़ा ही दिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए मित्रों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है, आप चलिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे मित्रों कि कुछ प्रमाणों पर आधारित जो सिद्धांतों की सहायता से भू गर्भशास्त्रियों ने इन भौतिकी आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन इसी तरह के एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट जो है विवर्तनिक का सिद्धांत है। क्या है, ये सब हमारे प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी जो है ना वो 7 बड़ी कुछ प्लेटों से बनी है। ये क्या है, जो पृथ्वी के ऊपरी परत है ये क्या बनी हुई है, 7 विभिन्न प्रकार की परतों से बनी हुई है। अब देखेंगे मित्रों यहाँ पे कि प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है। पहले आप चलो प्रिय मित्रों यहाँ से हम देखते हैं, कह रहे कि प्लेटों की गति, जो प्लेट क्या है, ये जो हमारे प्लेट है यूरेशियाई प्लेट आपने देखा, आपने वहां पे क्या देखा, अमेरिकन दक्षिण अमेरिकी प्लेट देखा, ये सब प्लेट की जो गति होते हैं ना, इनकी गति के कारण क्या है, प्लेट के अंदर जो ऊपर की स्थिति महाद्वीपीय शैलों में दबाव जो उत्पन्न करता है ना, इनके कारण ये सब हमारे क्या होते, गति होते हैं। अब इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। क्या होती है, वलन होता है, भ्रंशीकरण होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है इन्हीं क्रियाओं के द्वारा होता है। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो इन प्लेटों की गतियों को हम क्या करते हैं, कितने प्रकार में बांटते हैं, इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये जो प्लेट है ना, इनकी जो गति होती है, इनकी गति को हम लोग 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि कुछ प्लेट एक दूसरे के करीबी होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के करीबी होते हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, कुछ जो प्लेट होते हैं इनमें से वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं और अभिसारी परिसीमा का काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था। जबकि कुछ जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या जाती हैं, वो दूर चली जाती हैं और वो अपसारी परिसीमा का निर्माण करती है। जो दूर जाएगी वो अपसारी परिसीमा का निर्माण करेगी और जो पास में रहेगी वो किसका करेगी, अभिसारी का करेगी। 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब ये तो टकराकर टूट जाती हैं और ये प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है कि दब जाती है और कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है और ये क्या होते हैं, ये रूपांतरण परिसीमा का निर्माण करती है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप लोग इस बातों को समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब जैसे कि दे रहा है क्या कि इन प्लेटों के लाखों वर्षों से हो रही है, जो प्लेट है ना, ये प्लेट क्या है, लाखों वर्षों से इसमें गति होती जा रही है और इसके कारण ही क्या हो रहा है कि महाद्वीपों की स्थिति और आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। लाखों वर्षों से ये गति में तो है ही और गति के कारण जो है ना इसके प्लेटों में परिवर्तन यानी कि स्थिति और आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है मित्रों, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या दे रहा है कि भारत की वर्तमान स्थलाकृति का जो विकास है इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। जो भी वर्तमान में जो स्थलाकृति है कहाँ पे, पृथ्वी पे, ये क्या हो रहा है, इसी प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है। तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि क्या दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, जो सबसे पुराना हिस्सा है। पहले आप ये देख लो कि विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप जो है वो संभावित क्षेत्र जो है ना, संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है। क्या है, प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ये ज्वालामुखी की बातें हो रही है। सबसे प्राचीन भूभाग जिसको हम लोग प्रायद्वीप भाग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, भारत की जो इधर की दक्षिण वाली पार्ट ऐसे होती है, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है, सबसे प्राचीन होता है। और ये जो स्थिति होता है ये किसकी भूमि है, गोंडवाना लैंड की, आपको पढ़ने को मिलेगा। ये गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, हिस्सा था।
ये गोंडवाना जो भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन आता है? गोंडवाना जो क्षेत्र है ना, जो विशाल क्षेत्र सबसे प्राचीन, इसमें कौन कौन आता है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे ये गोंडवाना लैंड में। सहवनीय धाराओं ने क्या किया है कि सहवनीय धाराओं ने भूपटि को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ, आप आइए पिक्चर में। देखिए ऑस्ट्रेलिया का गोंडवाना है, तो ये वाला जो कंडीशन है, ये वाला सुनने में आता है कि ये चीज़ है भारत का, जो ये वाला भाग है ना, कट के यहीं से टूट के ना यहाँ फिसल के आ गया, क्योंकि आपको पता है कि प्लेट क्या करते हैं, खिसकते रहते हैं। चलिए भाई यहाँ पर जैसे कि क्या दे रहा है कि भूपटि को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और क्या हुआ कि इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमि से अलग होने के कारण उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। गोंडवाना लैंड से ये टूट गई और क्या हो गई, उत्तर दिशा की तरह प्रवाहित होने लगी, और उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, कौन है, यूरेशिया प्लेट से टकराई। कौन? ये गोंडवाना जो लैंड थी ना, ये जो टूट गई गोंडवाना लैंड से, कौन कौन से, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो थी, ये जो है ना, ये गोंडवाना लैंड से टूटे हुए हिस्सा है, और ये जब टूट के निकल रही थी उत्तर की तरफ बढ़ रही थी, उत्तर दिशा में ही तो गई है, जब उत्तर की तरफ, क्योंकि ये आपका किस भाग का था, अंटार्कटिका के पास था। अंटार्कटिका क्या है आपका, सबसे साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है। जब यहाँ से ये टूटी ना, तो ये क्या हो गई, उत्तर की साइड में बढ़ने लगी, और जाते जाते क्या हो गया कि ये अपने से बड़ा एक यूरेशियाई प्लेट था, यूरेशियन प्लेट, उससे जाके टकरा गया। क्या हो गया, उससे जाके टकरा गया। आपको मैं पिक्चर्स में अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से टूटा, और टूट के क्या हो गया कि ये गया इधर, या गया जाते 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 क्या हो गया, ये गया और यहाँ पे टकरा गया यूरेशियाई प्लेट से। आपको देख रहे हैं ये यूरेशियाई प्लेट है, और यहाँ पे क्या कर दिया, आके ये टकरा गया। ओके, आपको एक देखने को चीज मिल रहा होगा कि ये देखिए ये वाला कंडीशन ना, पहले देखिए ये सब कंडीशन की तरह दे रहा है, यहीं पे था और ये धीरे धीरे खसक रहा है उधर। देख रहे हैं बातों को, ये क्या हो रहा है, उधर की तरफ खसक रहा है, और ये चला गया उधर। अब आप देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा ना, आपको कुछ देख के याद आ रहा होगा, इसको कुछ देख के याद आ रहा है, सोचिए क्या है, आप सोचो क्या है। यही तो है ऑस्ट्रेलिया, आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का तो ही पार्ट है ये। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये क्या कर दी गई, जाके यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई, और टकराने के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं मित्रों, क्या करें। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। अब क्या हो गया मित्रों कि इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित जो टेथिस, क्या था, टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया का पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया। अब ये मान के चलिए कि आपका यूरेशियाई प्लेट है, इधर से आपका गोंडवाना लैंड जो था ये गया भारत या कोई भी और स्थिति हो गया, जैसे जैसे गया इधर से ये टक आया, और टकरा के क्या हो गया कि यहाँ पे उठ गया, क्या हो गया, उठ गया पार्ट। और उठने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये टेथिस सागर था, टेथिस सागर बोल सकते हैं, यहाँ पे टेथिस भूभाग विनति में अवसादी जो चट्टाने थी ये वलित होकर क्या हो गई, वलित हो गई, उठ गई, और ये हिमालय पर्वत का निर्माण कर दी। तथा पश्चिम एशिया को, एशिया का पश्चिमी भाग जो है ना, अब एशिया का पश्चिमी भाग कौन सा है मैं बता दूं, ये है एशिया का पश्चिमी भाग, ये सब एशिया का पश्चिमी भाग है। ओके, एशिया का पश्चिमी जो भाग है ना, वो क्या हो गया कि ये पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया, यहाँ भी पर्वत श्रृंखला बन गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे मित्रों, ये गोंडवाना जो भूमि है, ये गोंडवाना भूमि क्या है, तो ये प्राचीन विशाल महाद्वीप जो है ना, पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। ये क्या है, ये जो गोंडवाना भूमि है मेरे मित्रों, ये क्या है, ये प्राचीन एक विशाल में महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पैंजिया। इसी पैंजिया का दक्षिणतम भाग है कौन, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि किसका भाग है, ये है हमारा गोंडवाना भूमि, ये पैंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। क्या है, ये पैंजिया के उत्तर में अंगारा भूमि है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या दे रहा है। अब कह रहे हैं कि टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार में उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा क्या होगा, द्रोणी का निर्माण हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द्रोणी का भी निर्माण हो गया। क्या हो गया, द्रोणी का भी निर्माण हो गया।
ओके। और समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय भारत पठारों में बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। ये जो द्रोणी बना हुआ था टेथी सागर यानी कि जो टकराने के बाद प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठारों से जो नदियां बह रही थी दक्षिण की तरफ उत्तर की तरफ, इससे क्या होगी, इनसे निक्षेपों के द्वारा ये धीरे धीरे बढ़ गई और इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। क्या हो गया? जलोढ़ मृदा आपने सुना होगा। भारत के उत्तरी भाग में बहुत ही ज़्यादा जलोढ़ मृदा है और आपको पता होगा, पता भी होना भी चाहिए कि उत्तरी भारत में क्या है। उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है भारत में, वर्ल्ड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए मेरे मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पे क्या दे रहा है, भारत की भूमि क्या है, बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। और भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार जो है यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। क्या है? यह पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इससे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। किसको? ये प्रायद्वीपीय पठार को, पृथ्वी की सतह का जो प्राचीनतम भाग है, इसको भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। परंतु हाल ही में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। भूकंप बोले कि बाबू इसको तो बोल रहे हो स्थिर है, मैं कहाँ गया, चलो मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। जब ये आया तो उसका जलवा क्या हो गया, खत्म हो गया और लोगों के मन में ये भी आ गया कि नहीं, ये स्थिर भूमि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हिमालय एवं उत्तरी मैदान जो है मैदान हाल में बनी स्थलकृतियां है। ये जो हिमालय बना हुआ है और उत्तरी मैदान बना हुआ है, ये कोई पुराना नहीं है, ये हाल में बने हुए हैं। गोंडवाना जो है यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकरा गया, तब न जाके हिमालय का निर्माण बना। और उत्तरी मैदान का नदियों, जब नदियां निकलने लगी तब जाके बना। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो नदियों का निर्माण हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों कि भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। ठीक है, भूगर्भ जो वैज्ञानिक है ना, जो भूमि के बारे में, भूमि के अंदर के स्थितियों के बारे में वो क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तब उन्होंने ये कहा कि मेरे मित्रों हिमालय पर्वत ना ये खड़ा नहीं, एक जगह बैठा नहीं, आपको दिख रहा है कि बैठा है, बहुत ही विशाल है, लेकिन 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 ये अस्थिर भाग है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इतना बड़ा होने के बाद भी ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरे मित्रों कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है। ये है हमारी यंग स्थलाकृति। क्या है? यंग स्थलाकृति है। ओके, अब कह रहा है कि जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां है। क्या है? इसमें बहुत ही तेज बहने वाली नदियां है इन सब में। और उत्तरी मैदान जैसे कि जलोढ़ निक्षेपों से बनी हुई है। उत्तरी जो मैदान है क्या जलोढ़ निक्षेपों से बनी हुई है, जलोढ़ नदियों से बनी हुई है। अब देखिए मेरे मित्रों यहाँ पे क्या दे रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियों से बनी है। क्या दिया है मेरे मित्रों कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय है तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से क्या हुआ है, ये बना हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं मेरे मित्रों कि जो भौतिक स्थिति है भारत की, अब ये क्या है, तो आपने यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि मुख्य भौगोलिक वितरण। इसमें क्या देखना है मेरे मित्रों, भारत की जो है मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में देखना है आपको। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुख्य भौगोलिक वितरण है भारत की वो कैसी है। तो देखिए भारत की भौगोलिक आकृति, अभी आपने यूरेशियाई गोंडवाना लैंड पैंजिया के बारे में पढ़ा कि गोंडवाना लैंड किसका पार्ट था, पैंजिया का पार्ट था, ये टूटकर उससे भाग से निकला हुआ था। भारत की जो भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये कौन कौन से हैं भाई मेरे मित्रों, ये पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। ओके,
तो मेरे मित्रों आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मुख्य भौगोलिक वितरण जो है इसमें भारत की जो भौगोलिक आकृति को हम कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अब ये जो वर्ग हैं ये कौन कौन से हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भारत को बांटते हैं इतने मरुस्थल यानी कि इतने पार्टों में। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग करके ना एक एक करके पढ़ेंगे। आपने पहला क्या पढ़ा था, हिमालय पर्वत, तो हम पढ़ेंगे पहले हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत है क्या। तो जैसे कि मेरे मित्रों यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए कंपटीशन वाले बच्चे कि यहाँ पे जो दे रहा है ना कि हमारी जो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत जो हिमालय है ये भूगर्भीय रूप से क्या है, युवा है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ओके, और ये कैसा है, यंग है और वलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए कि जो हिमालय है वो कैसा पर्वत है, तो ये वलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ओके मेरे मित्रों, तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। मैं सब आपको यहाँ पिक्चर में दिखाऊंगा, ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। क्या है, अवरोध में से एक है। आपने यहाँ पे क्या देखा, ये देखिए 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। कौन, हिमालय एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है और 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अकेला ही 2400 में से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई जो है ना, ये क्या है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है और अरुणाचल प्रदेश में 150 मीटर की चौड़ाई, यानी कि सबसे कम। अगर ये पूछ दिया जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा चौड़ाई आपका किधर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। कितना, 400 किलोमीटर का, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का। ओके मेरे मित्रों, तब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और पिक्चर को देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। ओके, ये क्या रहा, मेरा प्यारा भारत, मेरा नहीं आपका भी प्यारा भारत है। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतों के बारे में। क्या पढ़ेंगे मेरे मित्रों, इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। और ये जो हिमालय पर्वत है ना मेरे मित्रों, ये क्या है, ये आपने पढ़ा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट जो था ये क्या गया था, जाके यूरेशियाई प्लेट से जब टकरा गया था तब हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ओके, अब देखिए ये आपने क्या पढ़ा कि ये जो पूरा हिमालय का, ये जो काला काला कलर का दिख रहा है सब हिमालय है। आपने क्या पढ़ा, 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, मात्र 150 किलोमीटर की। कितनी, 150 किलोमीटर की। ओके, तो जो ये हिमालय है यहाँ पश्चिम से स्टार्ट होता है और जाके कहाँ पे, ये पूर्व में यहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जो भारत है काराकोरम दर्रे के बारे में पूछ देता है। तो देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पे आपने पढ़ा, ये है आपका। अब इसमें आप देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है क्या काराकोरम दर्रा कहाँ पे आता है, तो आप देख ही सकते हैं काराकोरम दर्रा क्या होता है, चाइना और ये किसको जोड़ता है, भारत का ये हमारा दर्रा है काराकोरम दर्रा। ओके, लद्दाख श्रेणी आप देखिए यहाँ पे, ये हो गया लद्दाख श्रेणी, लद्दाख से पड़ता भी है। जास्कर श्रेणी हो गया हमारा। ओके, जोजिला दर्रा पूछता है कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, नंगा पर्वत कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और ये जो हमारा असील दर्रा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऊपर देखिए ये पामीर ग्रंथि है और यहाँ पे कुनूल श्रेणी है। हिंदकुश श्रेणी यहाँ पे आता है और कुनूल श्रेणी यहाँ पे आता है। पाकिस्तान में हिंदकुश आ गया, कुनूल आपका यहाँ पे आ गया। हम देखेंगे यहाँ पे मेरे मित्रों कि आपको जो पर्वत है ना, इस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ओके, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, फिर हम नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये देखिए आपका पिक्चर, फिर यहाँ पे भारत की उच्च वाच है और ये भारत हिमालय पर्वत है और भारत की उच्च वाच है।
अब इसमें जो है जास्कर श्रेणी है, आप देख सकते हैं लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, शिवालिका श्रेणी, ये हिमालय पर्वत है। ओके, मैं आपको नदियों के बारे में ही पढ़ाऊंगा कि नदियां क्या है पहले, लेकिन इसके पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि अब जैसे कि यहाँ पे दे रहा है क्या कि ये जो भी चीज होती है वो भारत की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में क्या होती है, अधिक विविधता होती है, पाई जाती है। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक विविधता पाया जाता है। और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में क्या करता है, बांट सकते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। और वो कौन कौन सा भाग है, तो इस श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है, जो श्रृंखला हम 3 भागों में बांटेंगे। और सबसे उत्तरी भाग में जो श्रृंखला पाई जाती है हम उसको महान या आंतरिक हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे मित्रों, महान या आंतरिक हिमालय का नाम देते हैं, या हम इसे हिमाद्री बोलते हैं। आपको यही तो बातें याद रखनी है। क्या रखनी है याद, कि हम इसे या तो महान या आंतरिक हिमालय बोलेंगे, या हम इसे हिमाद्री का नाम देते हैं जो उत्तरी साइड में होता है। अगर हम उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह सबसे अधिक जो है ना सतत श्रृंखला है, बहुत ही ज्यादा है श्रृंखला, और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। 6000 से भी औसत ऊंचाई वाले, औसत का मतलब है कि इतना है लेकिन इससे भी अधिक भी है। ओके, और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े शिखर होते हैं इसी में पाया जाता है। तो आपने क्या पढ़ा कि उत्तर साइड में जो आपका हिमालय पर्वत है, उत्तर से इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो उत्तर वाला जो है उसको हम हिमाद्री बोलते हैं, या महान या आंतरिक हिमालय का नाम देते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि महान हिमालय के वलय की जो प्रकृति है वो क्या है, अशमित है। और हिमालय के इस भाग का क्रोड क्या होता है, ग्रेनाइट का होता है। आपने पढ़ा है ना अर्थ के बारे में, अगर नहीं पढ़ा है तो 6th क्लास में जाओ यार, जाके वहां पढ़ो। 6th क्लास में क्या है, 6th क्लास में जाओगे तो वहां पे क्रोड के बारे में पढ़ोगे, क्रस्ट के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि भाग का क्रोड जो होता है ना वो ग्रेनाइट का बना होता है। किस चीज का बना होता है, ग्रेनाइट का बना होता है। और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। ये जो श्रृंखला है वो किससे ढकी होती है, बर्फ से ढकी रहती है, और इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट मेरे मित्रों कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बड़वा और गुरला मंदता। कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए ये रामबाण है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये पूछता है क्या, हाइट तो बहुत ही कम देता है, ये पूछता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। कंचनजंगा कहाँ है, भारत में। मकालू कहाँ है, नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये का अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में। नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नमचा बरवा भारत में, और मरुला मंदाता कहाँ है, नेपाल में। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब इसकी हाइट है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों कि महान हिमालय में पाई जाने वाली जो हिमानियाँ है तथा दर्रे का नाम आपको बताना है। भारत में उन राज्यों का नाम जहाँ पर ऊपर दिए गए ऊंचे पर्वत श्रृंखला है। अब राज्य का नाम बताना है, जैसे कि मकालू किस राज्य में है, भारत का, सॉरी कंचनजंगा किस भारत में, सिक्किम में, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है वो सबसे अधिक असम है। यानी कि असम का मतलब क्या, बराबर है नहीं, वो कहीं ऊपर नीचे है। ओके, एवं हिमालय के निम्न हिमालय के नाम से ये क्या जाना जाता है, ये जाना जाता है हिमाद्री के स्थिर जो हिमालय है एवं हिमालय, या इसको निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। और इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण है वो मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। ओके, किससे हुआ है, ये परिवर्तन शैलों से हुआ है। अब इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच, तथा औसतन ऊंचाई चौड़ाई जो है ये 50 किलोमीटर है। क्या है, औसतन 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो है सबसे लंबा तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं जो है ये भी महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पूछता है कि कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां कहाँ पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ओके मेरे मित्रों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ओके, अब हम देखेंगे मेरे मित्रों यहाँ पे ये जो दे रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है, बाहरी पहले बीच वाला देख लेते हैं। यहाँ पे अपने क्या पढ़ा, हिमाद्री के बारे में पढ़ा, श्रृंखला है,
और हिमाचल के बारे में पढ़ा, हिमाचल भी बोलते हैं, बीच वालों को क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है मेरे मित्रों, उसको बोलते हैं हिमालय की बाहरी। ये देखिए एटलस से मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें। एटलस में पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा एटलस। एटलस आपको इस पाथफाइंडर क्लासेस में भी चलेगा। और जो आपको मैंने अभी चैनल बताया था, आयान स्टडी क्लासेस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके नॉलेज को बहुत ही बढ़ाएगा। क्या है, आयान स्टडी क्लासेस, मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे जाकर आयान स्टडी क्लासेस। ओके, और इस चैनल पे जाके आपको क्या करना है, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस अभी देखने को मिलेंगे और ये अपना ही चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या करता है, बाहरी श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, शिवालिका बोलते हैं। 3 पार्ट आपने पढ़ा, इसे हमने क्या पढ़ा, हिमाद्री, उत्तरी वाले को, बीच वाले को हम क्या बोलेंगे, हिमाचल, और सबसे लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे, शिवालिका बोलेंगे। ओके, शिवालिका कहा जाता है। अब ये क्या पार्ट है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पिक्चर में आ जाओ, देखो यहाँ पे ये जो आखिरी पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, शिवालिका श्रेणी यहाँ पे, और इधर आपको मिलेगा वो 2 श्रेणियाँ जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे देख सकते हो, नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। अब जैसे दे रहा है कि शिवालिका कहा जाता है और इनकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 10 से लेकर 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है ना 900 से लेकर 1100 मीटर की होती है। ये कौन सा, शिवालिका श्रेणी की जो पहाड़ी एरिया है उनकी जो 10 से 50 चौड़ाई होती है और जिनकी ऊंचाई होती है 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच होती है। ओके मेरे मित्रों, तो अब आगे बढ़ो। ये कह रहा है कि ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपृक्त अवसादों से बनी है। यानी कि जो नदियों के द्वारा जो बहुत सारे अवसाद लेकर आया जाता है उनसे ये हमारा जो श्रेणी है ये बना हुआ है। ओके, और ये घाटियां जो है बंजड़ी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। क्या है, ये जो घाटियां है बंजरी है तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ये ढकी हुई है और निम्न हिमाचल तथा शिवालिका के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या करते हैं, दून के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या दे रहा है, निम्न हिमालय, क्या दे रहा है, निम्न हिमालय, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, निम्न हिमालय तथा शिवालिका। अब निम्न हिमालय क्या हो गया, ये बीच वाला पार्ट था हमारा। निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच स्थित जो लंबवत स्थिति, ये लंबवत स्थिति जो हमारा है, लंबवत स्थिति घाटों को हम क्या बोलते हैं, दून के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है दून किसे, दून के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। और कुछ प्रसिद्ध दून जो है वो कौन कौन से दून है भाई, देहरादून, इसीलिए दून लगता है यहाँ पे, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब इन्हीं शिवालिका और निम्न हिमालय के बीच में पाया जाता है। ओके मेरे मित्रों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जरूर देखो, लाइक तो जरूर ठोको। चलो यहाँ पे देखो, अब जैसे दे रहा है क्या कि इस उत्तर दक्षिण में, इसके उत्तर दक्षिण में क्या है, अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थिर क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थिर क्षेत्रों पर भी विभाजित किया जाता है। और इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। इनका जो वर्गीकरण है किसके आधार पर किया जाता है, नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर किया जाता है। ओके मेरे मित्रों, तो आप आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सतलुज नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय का नाम से जाना जाता है। इस लाइन को भी आप याद कर लेना, बहुत अच्छी लाइन है कि सतलुज, क्या है, सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है, जो सतलज नदी है, सतलुज या सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो कंडीशन है, स्थिति है, उस हिमालय के भाग को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके मेरे मित्रों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रहा है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक इसको क्रमशः हम किस नाम से जानते हैं, ये कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित
हिमालय के भाग को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा पूछता है, कुमाऊं हिमालय कहाँ से कहाँ बोलते हैं। आप देखो सतलुज, मैं सारे पॉइंट को थोड़ा अलग कलर से मैं कर दे रहा हूँ, आप देख लेना। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये आपको देखना होगा। यानी कि सतलुज नदी जो है और जो काली नदियों के बीच की जो स्थिति है, जो हिमालय है, उस हिमालय के भाग को हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। सतलज नदी क्वेश्चन दे देगा कि कुमाऊं किस दो नदियों के बीच के भाग को बोलते हैं, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों कि जो काली तथा तीस्ता नदियाँ जो है वो नेपाल के हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियों के असम हिमालय का सीमांकन करती है। पहले एक बार देख लो यहाँ पे, ये क्या है? काली तथा तीस्ता नदियाँ, ये क्या है? नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ जो कि असम में है, हिमालय का क्या करती है? सीमांकन करती है, अलग करती है। और हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करना है कि कौन कौन से नाम है आपके क्षेत्रीय नाम। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे मेरे मित्रों, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग जो है महाखंड, जिसको हम गार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गार्ज, दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। आप देखो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे जो पूर्वी हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश के बाद में, वहाँ पे क्या करते हैं? ये तो दिहांग सीन करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ लेके चलता हूँ, आप चलो, ब्रह्मपुत्र नदियों की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। देखो पहले बताओ, इसमें मैंने तो आपको बता दिया है, बस बता दूँ। चलो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे मानसरोवर झील से निकलती है। आप देखो यहाँ से निकलती है, और ये नदियाँ जो है यहाँ से निकलती है और ये ऐसे होती हुई ये चाइना में, तिब्बत में बोल सकते हैं, सांगपो के नाम से चलती है और ऐसे जाती है ऊपर की तरफ। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ी एरिया पड़ जाते हैं, यहाँ पे दिखाया नहीं गया, और ऐसे आता है और यहाँ पे दिहांग, इसको नमचा बड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमचा बड़वा। और यहाँ से ये नमचा बड़वा से घुसती है यहाँ पे, और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इन करती है तो यहाँ पे वो दिहांग के नाम से इन करती है। किस नाम से? दिहांग के नाम से इन करती है। और ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जब असम में घुस जाती है, यहाँ पे देखो असम में घुस गई, तो असम में घुसने के बाद ये नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी बन जाती है और इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये असम में ऐसे जाती है, और जैसे ही ये बांग्लादेश में इन करती है ना दोस्तों, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना के नाम से। और इधर से आपको पता होगा एक और नदी आती है, गंगा नदी, भारत में। और ये जो गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी जब इन करती है कहाँ पे? बांग्लादेश में, तो ये ये पद्मा के नाम से इन करती है। और पद्मा और ये जो पद्मा और जो जमुना नदी है, जब ये बांग्लादेश में मिल जाती है यहाँ पे, तो यहाँ से जो नदी का निर्माण होता है ना दोस्तों, ये नदी हो जाता है कौन सी नदी? ये होता है मेघना। मेघना, कुछ याद आया? ये होता है मेघना नदी। कौन होता है? मेघना नदी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में बता दिया। और ये जो मेघना नदी है ये क्या होता है? ये मेघना नदी ये अरब सागर में जाके यहाँ पे कुछ तलछट बनाती है और गिर जाती है। ओके, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आपको जैसे मैंने बताया कि जो हिमालय है यहाँ तक ये ऐसे रहता है, और इसके बाद तीखा उसका जो होता है ना, टेढ़ा एकदम इन कर जाता है अंदर की तरफ, यानी गिर जाता है हिमालय पर्वत पतला सा। ओके, वही यहाँ पे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पे दिया हुआ है, बात को समझने की कोशिश करो। क्या दिया है? तीखा मोड़ बनते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ क्या होता है? फैल जाता है। और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। हम इसे पूर्वांचल बोलो या पूर्वी पहाड़ियाँ बोलो तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से क्या होता है? हम इनको जानते हैं। ओके मेरे मित्रों, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये जो पहाड़ियां हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। और मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि औषधि शैलों से बनी होती है, और ये घने जंगलों से ढकी है।
किससे ढकी रहती है? ये घने जंगलों से ढकी होती है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में ये फैली हुई है। अब हम अगर बात करें कि पूर्वांचल में जो पटकाई भूमि है, नागा है, मिजो पर्वत है और मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। कौन है? पटकाई भूमि पहाड़ी, ये भूमि छोड़ दिया, पटकाई होता है, पटकाई भूमि, नंगा पर्वत, मिजो और मणिपुर जो पहाड़ियां है इसी तो पूर्वांचल में शामिल है। अगर पूछ दिया जाए कि जो पटकाई भूमि है ये कहाँ पे है, ये पटकाई भूमि आपकी पड़ती है पूर्वांचल में, नागा पर्वत भी पड़ता है पूर्वांचल की पहाड़ी में, मिजो और मणिपुर पहाड़ी ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियों में पड़ती है। ओके, अब मेरे मित्रों यहाँ पे हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? आप चलो, मैंने आपको सब नाम बताया था ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अभी हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। ओके, बारी बारी से सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये दिया हुआ है यहाँ पे कि उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान क्या है? अब उत्तरी मैदान के बारे में चलो पढ़ते हैं। और उत्तरी मैदान में आपको पता होगा कि जलोढ़ मृदा का ये खदान है। यहाँ पे बहुत सारा जो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। देखिए यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ कितनी अच्छी है, रंग बिरंगी देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि दे रहा है कि उत्तरी मैदान जो है ना 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना हुआ है। और ये सब मेरे मित्रों ये सब पहले मैंने बता चुका हूँ कि कौन कौन सी नदी है, लेकिन आप लोग अगर पूरे वीडियो को देखें तभी जाके फायदा होगा। आप स्किप करके देखते हो या वीडियो को देखते ही नहीं हो, बस शुरुआत करके छोड़ देते हो, तो क्या फायदा होगा, बाद में गाली देते हो सब। चलो देखो यहाँ पे उत्तरी मैदान जो है ना 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में क्या है, ये बटा हुआ है। कौन कौन सी नदी प्रणालियों से बना? सिंधु नदी, गंगा नदी और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 ऐसी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो उत्तर भारत को क्या करता है, जलोढ़ मृदा ये प्रदान करता है। ओके, तथा इनकी जो सहायक नदियां भी हैं जो काम करती है, लेकिन ये 3 प्रमुख नदियां हैं। और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना होता है। किससे बना होता है? ये जो मैदान होता है ना ये जलोढ़ मृदा से बना होता है। ये आपका सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। और लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत ही बड़े बेसिन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। क्या हुआ है? जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है तथा इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका जो विस्तार है वो क्या है मेरे मित्रों? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितने पे है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ा है। क्या है? 320 किलोमीटर चौड़ा। अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट तो छोड़ना ही मत, ब्रह्मपुत्र नदी में जो स्थित एक माजोली है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ पे लोग निवास है। क्वेश्चन आता है मेरे मित्रों, क्या क्वेश्चन आता है? ये पूछता है कि विश्व की सबसे नदीय द्वीप कौन सी है? तो भारत में ही है ब्रह्मपुत्र नदी की माजुली द्वीप, और यहाँ पे लोग भी रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि यह सघन जनसंख्या वाला, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जनसंख्या भौगोलिक क्षेत्र है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में बहुत ही जनसंख्या है, बहुत ही ज्यादा। समृद्ध मृदा यहाँ पाई जाती है, हम अच्छे से खेती कर सकते हैं। और पर्याप्त पानी की भी मात्रा उपलब्ध है यहाँ पे। अनुकूल जलवायु भी यहाँ पे प्राप्त है के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? उत्तरी भारत। उत्तर पर्वत जो है, उत्तर पर्वत आने वाले जो नदियां है वो निक्षेप कार्य से लगी है और नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है? द्वीपों का निर्माण कर देती है। और यह नदियां अपने निचले भाग से गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। जब ये गाद उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे तो नदियों का मुहाना कभी इधर निकल जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा। और इन धाराओं का जो वितरिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? इन धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो धाराएं निकल जाती हैं 2 पार्ट में बढ़ के, इनको हम लोग बोलते हैं वितरिकाएं। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे मित्रों कि दोआब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे मित्रों कि जो दिया हुआ है कि दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का भाग। क्या होता है? 2 नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। आप का मतलब पानी, दोनों तरफ से पानी। और इस प्रकार पंजाब जो भी है वो क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी।
यानी कि 5 नदियों से मिलके बना हुआ है। चलिए पंजाब में लेके चलता हूँ, यहीं से घूम लेते हैं पंजाब, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा घूमने को, चाहिएगा तो सब जगह जा सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे देखिए, यही ना पंजाब है, यहाँ पे जो नदियाँ इधर दिख रहा है ये सब भी नदियाँ बहती है। तो ये हमारा सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी, सॉरी सिंधु नदी, और यहाँ पे एक और नदियाँ है ब्यास नदी। ओके, ये 5 नदियों से मिलके ये बना हुआ होता है। ओके, अब मेरे मित्रों यहाँ पे देखो, कह रहा है कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? उत्तरी मैदान को। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है, पश्चिमी भाग, और सिंधु तथा इसके सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत ही बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है, बहुत ही बड़ा भाग पाकिस्तान में है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम नदी। क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन है, तो झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये क्या है? हिमालय से निकलती हैं, और ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां। अब मेरे मित्रों यहाँ पे देखो कि मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। आपको देख रहे हैं नदी जब ज्यादा है तो दोआबों की संख्या तो बनेगी ही ज्यादा, बनेगी ना। यहाँ पे क्या होगा? दोआबों की संख्या ज्यादा बनेगी। अब मेरे मित्रों यहाँ पे देख सकते हो कि गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। अगर ये बोल दिया जाए कि गंगा का विस्तार जो है, गंगा नदी का विस्तार ये क्या है, तो घग्गर नदी का नाम आपने सुना होगा, और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है गंगा का मैदान। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हो मेरे मित्रों, यह उत्तरी भारत का राज्य, उत्तर भारत में कौन कौन सा राज्य है जो गंगा के मैदान के कवर करता है? अब कौन कौन सा? आपका हरियाणा हो गया, आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है गंगा का मैदान। गंगा नदी तो है तो गंगा का मैदान तो फैलेगा। अब देखो मेरे मित्रों, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है पश्चिम, विशेषकर ये असम में स्थित है। आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में इन करती है तभी बनता है। ओके, अब देखो मेरे मित्रों, उत्तरी मैदानों की जो व्याख्या है ना, सामान्यतः इनके ऊंचवाचों से बनी है। क्या बनी है? ऊंचवाचों से बनी है, और किसी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। क्या की जाती है? स्थलों के रूप में की जाती है, और यह सही नहीं है। क्या है? यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की जो भौगोलिक आकृतियों में भी क्या है? विविधता है, और आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिका की ढाल पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी से गुटिका का निक्षेप करती है। क्या करती है मेरे मित्रों? गुटिका का निक्षेप करती है, और इसे हम भाभर के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? भाभर। ये उत्तरी मैदान है, आप देख सकते हो। और ये सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है, एवं नम एवं दलदली क्षेत्रों का निर्माण कर देती है। अब यहाँ पे, और इसे हम क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र बोलते हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है वो तराई का क्षेत्र होता है। ओके मेरे मित्रों, अब देखो यहाँ पे, यह वन्य प्राणियों से भरे घने जंगलों का क्या एक क्षेत्र था, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, काट दिया गया इस जंगल को कृषि के लिए। और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात की जाती है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ना, इन्हीं तराई वाले भागों में पाया जाता है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे मित्रों कि जैसे कि दे रहा है कि उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। किसका बना होता है? पुराने जलोढ़ का बना होता है। और वे नदियों के बाद, तो जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि उत्तरी मैदान का जो सबसे विशाल भाग है ये पुराने जलोढ़ से बना हुआ है, और वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। क्या ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं? भांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इस भाग को? हम इस नाम को भांगर के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्र को मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं।
और जिसे हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको स्थानीय भाषा में? कंकड़ बोलते हैं। बाढ़ वाले मैदानों में क्या होता है कि नए तथा युवा निक्षेपों को क्या बोलते हैं हम? खादर कहा जाता है। हम इसे भी क्या बोलते हैं मित्रों? खादर बोलते हैं। और इनकी लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होते रहता है और इसकी उपजाऊ जो होती है वो क्या होता है? इनकी उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती की आदर्श मानी जाती है, इनको गहन खेती के लिए। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे मेरे मित्रों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये प्रायद्वीपीय पठार होता है, ये क्या होता है अब यहाँ पे देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज आकृति वाला क्षेत्र है। आपको देख सकते हैं भारत की ये वाला जो स्थिति था मेज आकृति वाला स्थिति था और पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। और यह गोंडवाना भूमि से टूटने का अफवाह के कारण बना था और यही कारण है कि प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। और इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां क्या है? चौड़ी तथा छिछली घाटियां जो होती है एवं गोलाकार पहाड़ियां है। ओके, और इस पठार को हम क्या करते हैं? दो मुख्य भागों में, जो कि हमारा क्या है? मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। और ये जो दे रहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। अब हम इसे बोलते हैं कि उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखलाओं दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा पश्चिम में क्या होता है? ये उत्तर में पश्चिम अरावली से घिरी हुई है। और यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत भी आपको देखिए यहाँ पे पश्चिम में। आप चलिए पहले यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यही हमारा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार। आप इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं विंध्य श्रेणी हो गई, पर्वत पूरा की श्रेणी हो गई, यहाँ पे महादेव श्रेणी हो गया, ठीक है। और ये सब आपको यहाँ पे पूर्वी, ये हमारा पूर्वी, ये कोंकण घाट, मतलब पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि दिया हुआ है मेरे मित्रों कि पश्चिम में ये धीरे धीरे क्या है कि राजस्थान से बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। क्या होता है? यानी कि बलुई पत्थर में ये मिल जाता है। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां है, चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी दक्षिण पश्चिम एवं उत्तरी पूर्वी की तरफ बहती है। ओके, इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। और मध्य उच्च भूमि जो है ना, ये पश्चिम से क्या है? पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ओके, और इस पठार के जो पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से हम बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? छोटा नागपुर पठार। अब मेरे मित्रों यहाँ पे देखोगे क्या आप कि दक्षिण का जो पठार है एक त्रिभुजाकार भूभाग है। क्या है? दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का ये प्रायद्वीपीय पठार है, क्या है? त्रिभुजाकार। आप देख ही रहे हो कि त्रिभुजाकार है। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में मिलता है, नर्मदा नदी इसके उत्तर में है, इसके दक्षिण पठार के, जो हमारा ये त्रिभुजाकार आकार का है प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है। क्या है? उत्तर में सतपुरा की श्रृंखला, मैंने आपको दिखाया था ना सतपुरा की श्रृंखला। अब चलो मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूं। देखो मेरे मित्रों, यहाँ पे इस पिक्चर को अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो विंध्य श्रेणी, सतपुरा की श्रेणी आपको देखने को मिली, महादेव की श्रेणी मिली। अब इसकी क्या है? ये आपका ना प्रायद्वीपीय भारत है, इसके उत्तर में क्या है आपका? सब ये उत्तर में मिल रहा है। अब आप बोलोगे क्या कि नर्मदा नदी क्या है? तो नर्मदा नदी यही तो है, ये प्रायद्वीपीय भारत के तो ऊपर में ही है, सबसे ऊपर में तो नर्मदा नदी ही है। यहाँ पे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और यही जो दो नदियां है ना मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये कहाँ जाता है? ये बहता है पश्चिम की तरफ। ये कदर बहता है? ये पश्चिम की तरफ बहते हैं यही दो नदियां। एक और नदियां है, वो क्या है? माही नदी। ये जो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये माही नदी जो है ना, ये क्या है? सॉरी माही नहीं, लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये बहती तो है पश्चिम की तरफ, लेकिन ये इसका अस्तित्व ज्यादा नहीं होता, ये आगे राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। तो ओके मेरे मित्रों, चलो अब आते हैं यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। आओ मेरे मित्रों, अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इस चीज को। ये देखो, ये महादेव की श्रेणी इधर है थोड़ा सा। ओके, ये सब देख सकते हो यहाँ पे, ये सब क्या है? ये सब उत्तर में है, सॉरी पूर्व में है, तो वही तो दे रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भारत के
भारत की जो भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं के की स्थिति को ज्ञात अगर हम करें तो दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, दक्षिण का जो पठार है ये पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। और इस पठार का जो एक भाग उत्तर पूर्व में भी क्या होता है देखा जाता है, और जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचाड़ पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है आप देख सकते हो, बहुत जो भी इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं वहां पे अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, आप देख लेना। कह रहा है कि जो इस पठार के जो कुछ भाग हैं, इस पठार के एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखे जा सकते हैं। उत्तर पूर्व का मतलब हो गया, ऐसे बांट दो, उत्तर पूर्व ये वाला पार्ट हो गया, जिसे स्थानीय रूप से हम क्या बोलते हैं मेघालय, आप देखते हो मेघालय आता है उसमें, कार्बी एंगलोर पठार, कार्बी एंगलोर पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से हम जानते हैं वहां पे। ओके चलो तो मेरे मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। यह एक क्या है, यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। क्या है, छोटा नागपुर पठार से ये अलग हो गया है ये चीज। अब क्या है, कैसे अलग हुआ है, छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड में मिलेगा, लेकिन ये सब तो मेघालय यानी कि बांग्लादेश उस पर जाना पड़ेगा, तो ये कट गया वहां से। और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी मेरे मित्रों, गारो, आप यहाँ पे हाईलाइट में कर दे रहा हूं, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं यहाँ पे। अब मेरे मित्रों देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। क्या है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है और वे सतत हैं। क्या है, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, दर्रों के द्वारा ही जा सकते हैं वहां से। और भारत के भौगोलिक भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, यहाँ पे देख लो मैं फिर से इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करने को बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पाल घाट, भोर घाट तथा यहाँ पे थाल घाट के बारे में बोल रहा है। अब मेरे मित्रों हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचे हैं। और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर है। क्या है, 900 से लेकर 16 मीटर है। और पूर्वी घाट का विस्तार महानदी महाघाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ये क्या है, नीलगिरी तक फैली हुई है। अब चलो मित्रों मेरे आगे हम फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी कुछ दूसरे पेज में जाते हैं, लेकिन दूसरे पेज से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि जो ये चैनल है आयान स्टडी क्लासेस, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। और ये जो बेल आइकॉन आता है यहाँ पे, इस बेल आइकॉन को भी क्या करो, क्लिक कर दो। और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि इस पे जो ज्योग्राफी के, हिस्ट्री का और भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं उसको भी तुम देख कर, छोटे छोटे वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, उसको देख के तुम्हें क्या हो, नॉलेज बढ़े। ओके, ये तो इस सब पर इस चैनल पर पढ़ाया ही जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे मित्रों, अब यहाँ पे क्या है कि पूर्वी घाट, क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है, ये अनियमित है। और एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। क्या कर दिया, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो पूर्वी घाट को क्या कर दी है, काट दी हुई हैं। और पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा क्षेत्र, पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। क्या होती है, ऊपर उठने के कारण होती है। और पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। अब देखिए क्या क्या यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट जो है ना, इसकी ऊंचाई जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो बढ़ती है। और इस भाग में
शिखर ऊंचे ऊंचे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अन्नामुदी, मैं आपको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये क्या है, पहला पड़ेगा अन्नामुदी। अन्नामुदी पहाड़ी क्या है, ये कितनी है, 2695 मीटर की अन्नामुदी। तथा डोडा बेटा एक जगह है, डोडा बेटा भी क्या है, 2633 मीटर की। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, 2000 करके नहीं, 2633 को 2695 को तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। ओके, तो देखो मेरे मित्रों यहाँ पे अब फिर से कि पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, महेंद्रगिरी है। कौन सा है, पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा जो कौन सा पर्वत, कौन सी शिखर है, तो महेंद्रगिरी है। कौन है, महेंद्रगिरी, जो कि 1500। आप बोलोगे क्या ये और ये तो ज्यादा, इसे तो ये पागल, ये पूर्वी घाट का बोल रहा है। ओके, तो चलो मेरे मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये कह रहा है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में कह रहा है कि सेवड़ाए तथा कह रहा है कि जावेड़ी की पहाड़ियां स्थित है। अब दक्षिण पश्चिम में आपको ये क्वेश्चन दे देगा कि सेवड़ाए और जावेड़ी की पहाड़ियां किन देशों में है, तो भारत में है। कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम भाग में है। उड़ंग मलंग, क्या करे, उड़ंग मंडलम जिसे ऊंटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोड इकनाल जिसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति में मानचित्र में ज्ञात कर रहा है, मानचित्र में दिखाने को बोल रहा है। कोडाई कनाल है यहाँ पे, और ऊपर आपका उड़ंग मंडलम है, जो इसको हम ऊंटी बोलते हैं। तो चलो मेरे मित्रों अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि दे रहा है क्या कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषताएं यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। क्या है, काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी क्या करते जाना जाता है, किसे हम, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से हम जानते हैं। और इनकी उत्पत्ति क्या है, ज्वालामुखी से हुई है, और इसलिए इनके शैल आगन्य हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है। क्या हुआ है, शैलों के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। किसकी मृदा का, काली मृदा का। अब देखेंगे मेरे मित्रों यहाँ पे कि अरावली की जो पहाड़ियां है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। क्या है, अरावली की जो पहाड़ियां है ना, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ओके, आप मैप में जाओ, मैप में अच्छे से देख लो। ये कह रहा है कि ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां, क्या है, बहुत अधिक खंडित पहाड़ियां है, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। किधर फैली हुई है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक उत्तर पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अब मेरे मित्रों यहाँ पे देखो, ये क्या दे रहा है, भारतीय मरुस्थल। अब हमें क्या करना है, मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, भारत के मरुस्थल कौन कौन से। तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। भारत में थार मरुस्थल सबसे बड़ा है। यह बालू के टिब्बों का ढांचा है और तरंगित मैदान है, और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। और इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं यहाँ पे। और यहाँ वर्षा ऋतु से भी कुछ सरिताएं दिखती हैं, और उनके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। सरिताएं का मतलब कुछ पानी दिखती है, हरियाली दिखती है, लेकिन फिर से वो क्या होती है कि विलीन हो जाती है बालू में। पर्याप्त जल नहीं मिलने से समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। केवल लूनी ही एक ऐसी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, लूनी। बड़कान अर्धचंद्राकार बालू का टीला बोलते हैं, आप देखते हो ऐसे उठा रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। बड़कान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं यहाँ पे। ओके मेरे मित्रों, अब यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये हमारा रेगिस्तान हो गया, भारतीय मरुस्थल। आप देख रहे हो चंद्रकार ऐसे दिया हुआ। अब इसी में मैंने आपको बार बार पढ़ाता हूँ कि जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसलमेर के बारे में दिया है कि जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तटीय मैदान के बारे में। जैसे कि क्या दे रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है यहाँ पे, और यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। क्या है, बंगाल की खाड़ी तक है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, और इस मैदान के 3 भाग हैं। और तट के उत्तरी भाग को कोणकर, जो कि मुंबई से गोवा में आता है, क्या है, कोंकण तट, ये क्या होता है, मुंबई से गोवा तक को बोलते हैं। मध्य भाग को हम कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को हम मालाबार तट के नाम से हम जानते हैं। जैसे जाओगे ना पूर्वी तट में, ऐसे भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय होता है, तो मुंबई से गोवा तक आ जाओ तो कोंकण तट बोलेंगे, उसके बीच में हमारा कन्नड़ का मैदान आ जाएगा, फिर हमारा जो दक्षिण है पूरा जगह मालाबार में चला जाता है।
बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है ना, चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ क्या है, विस्तृत मैदान जो है चौड़ा एवं समतल है, और उत्तरी मैदान में इसे हम उत्तरी सरकार कहा जाता है, और जबकि दक्षिणी भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आप देखो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के बाद विस्तृत मैदान, चौड़ा एवं समतल है, और उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार का कहा जाता है, और दक्षिणी भाग जो होता है कोरोमंडल तट के नाम से हम जानते हैं, और जिसमें बड़ी नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर क्या है, विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है। उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। यहाँ पे देखो चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा से दक्षिण में स्थित है। ओके, अब देखो मेरे मित्रों यहाँ पे द्वीप समूह के बारे में, ये लास्ट है हमारा। द्वीप समूह क्या है, हर पार्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल भाग है अत्यधिक विशाल है, और इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों के समूह में स्थित हैं। और क्या आप इन द्वीपों के समूहों को पहचान सकते हैं? तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना होता है। ये छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, और पहले इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से हम लोग जानते थे। किसको, किस नाम से, लाकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। और 1973 में क्या हो गया मेरे मित्रों कि 1973 में इनका नाम जो था लक्षद्वीप का नाम रखा गया था इनको, लाकाद्वीप, मिनिकाय और एमीन द्वीप को। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरत्ती द्वीप जो है ना लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यहाँ पे कैपिटल भी है उसकी। और इस द्वीप समूह पर पादप एवं जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य पिटली द्वीप पे। मैंने तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ पिटली द्वीप का। जो पिटली द्वीप है ये क्या होता है, यहाँ पे मनुष्य का निवास होता है, और ये पिटली द्वीप कहाँ है, सॉरी लक्षद्वीप में पाया जाता है। और यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे लोग नहीं है, पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। ओके, अब चलिए मेरे मित्रों यहाँ पे देखो, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप श्रृंखला की ओर ध्यान देते हैं, जिसको हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहते हैं। और यह द्वीप जो है ना समूह आकार में क्या है, बहुत ही बड़ा है। क्या है, बड़ा है, बड़ा बहुल और बिखरे हुए हैं। क्या है, बहुत ही क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये द्वीप समूह तो टुकड़ा कभी यहाँ पे यहाँ पे कैसे फैला हुआ है। मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान है, उत्तर वाला पार्ट में, और ऐसे देता तो उत्तर में अंडमान होता है और दक्षिण में क्या होता है, निकोबार होता है। और यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर का है। ओके मेरे मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये किस द्वीप समूह का है, निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं। किसके हैं, निमज्जित पर्वत श्रेणी के शिखर हैं, जो कि टूट कर लगता है कि बिखर चुका है, निमज्जित पर्वत श्रेणी। और यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक यहाँ पे है। और ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। क्या है, विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, और यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। क्या है, घने जंगलों से आच्छादित है। ये देखो एक द्वीप, ये सब द्वीप दिखा रहा है पानी में, देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी द्वीप है। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना बैरन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, बैरन द्वीप। ओके, ये सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। विभिन्न भू आकृति और विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग एवं स्पष्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे ये सब तराई वाले क्षेत्र में है, ये भौगोलिक स्थिति में। तो मेरे मित्रों इस वीडियो में इतना ही। तो ये क्या था, हमारा 9th क्लास के भूगोल सब्जेक्ट यानी कि विषय का 2nd चैप्टर था, यानी कि दूसरा चैप्टर था। ओके, तो ये चैप्टर हमने समाप्त किया। तो आपको पता ही है आपके पास 3 चैनल है, पाथफाइंडर क्लासेस रविकांत सर के नाम से है, भारती भवन के नाम से भी चैनल है, और एक और मैंने आपको बताया आयान स्टडी क्लासेस, आयान स्टडी क्लासेस।
ये भी चैनल है। आप इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी वीडियोस हैं आप भी इस पर देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों को भी मदद मिल सके। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।